हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक CSIR नेट। आज हम क्या करेंगे, प्रोटीन फोल्डिंग का टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन फोल्डिंग जो है वो हम क्या देखेंगे इसके अंदर की, जैसे ही राइबोसोम क्या करता है, mRNA से प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। ठीक है, mRNA के ऊपर राइबोसोम क्या होगा, अटैच हो जाएगा और ये क्या करेगा, जब राइबोसोम mRNA को किस में कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो राइबोसोम से प्रोटीन जो निकलती है, लीनियर चेन क्या होगी, प्रोटीन की निकलेगी। ठीक है, जैसे ही ये प्रोटीन की लीनियर चेन राइबोसोम से रिलीज होगी तो ये क्या नहीं हो जाए, मतलब कि एग्रीगेट नहीं हो जाए, आपस में इनकरेक्ट फोल्डिंग नहीं हो जाए, उसको रोकने के लिए प्रॉपर फोल्डिंग की जाती है प्रोटीन की। इसके लिए हमें कुछ किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उन मॉलिक्यूलर चैपेरोन की हेल्प से क्या किया जाता है, प्रोटीन को प्रॉपर तरीके से फोल्ड किया जाता है ताकि अपना प्रॉपर फंक्शन कर सके। ठीक है, जब प्रोटीन डीनेचर होगी तो प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक प्रोटीन को क्या होना चाहिए, अच्छी तरह से फोल्ड होना चाहिए, 3D फॉर्म में क्या होना चाहिए, उसका फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, फोल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बुक में क्या दे रखा है कि जो प्रोटीन की चेन होती है इसका मेन फीचर क्या है, फंक्शनल एंड कैरेक्टर्स। जो 3D कन्फर्मेशन में क्या होनी चाहिए, प्रोटीन की फोल्डिंग होनी चाहिए। करेक्ट 3D जो है वो प्रोटीन को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए। ठीक है, करेक्ट जो प्रोटीन की फोल्डिंग है, करेक्ट प्रोटीन फोल्डिंग क्या होनी चाहिए, मस्ट है। करेक्ट प्रोटीन फोल्डिंग इज मस्ट। प्रोटीन फोल्डिंग क्या है, मस्ट है। किसके लिए, फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ अ प्रोटीन, फॉर प्रॉपर फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर फंक्शन के लिए प्रोटीन का क्या होना चाहिए, करेक्ट तरीके से, सही तरीके से प्रोटीन को फोल्ड किया जाना चाहिए। सही तरीके से क्या किया जाना चाहिए, प्रोटीन को फोल्ड किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो प्रोटीन की फोल्डिंग होती है किसके ऊपर डिपेंड होती है, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स के ऊपर। ठीक है, मॉलिक्यूलर चैपेरोन क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर चैपेरोन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि जो मॉलिक्यूलर चैपेरोन होते हैं इनकी हेल्प से क्या की जाती है, हेल्प से क्या की जाती है, प्रोटीन की फोल्डिंग की जाती है। इनकी हेल्प से प्रोटीन को प्रॉपर तरीके से क्या किया जाएगा, फोल्ड किया जाता है ताकि प्रोटीन अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है फोल्डिंग की किसके ऊपर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर और मॉलिक्यूलर चैपेरोन के ऊपर। मॉलिक्यूलर चैपेरोन हो गई, टेम्परेचर हो गई, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, सॉल्वेंट हो गया और कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्ट की। ठीक है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की कंसंट्रेशन, मॉलिक्यूलर चैपेरोन, टेम्परेचर एंड सॉल्वेंट, ये सभी मिलकर के क्या करते हैं, प्रोटीन की फोल्डिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो देखिए जो क्रिश्चियन एनफिंसन है, ठीक है, क्रिश्चियन एनफिंसन ने क्या किया था, प्रोटीन की जो मतलब कि प्रोटीन एक फंक्शनल फोल्डेड प्रोटीन थी, प्रॉपर तरीके से फोल्डेड प्रोटीन को क्या किया, डीनेचर किया। डीनेचर करने के बाद में क्या किया, प्रोटीन डीनेचर हो गई, तो ऐसे डीनेचर हो गई प्रोटीन। अब ये प्रोटीन अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको रीनेचर किया। रीनेचर क्या है कि जो अनफोल्डेड प्रोटीन है अगेन इसको क्या किया जाए, रीफोल्ड किया जाए। रीफोल्ड किया जाए तो इन्होंने देखा कि कौन कौन से एंजाइम है, जैसे कि यूरिया डाला इन्होंने। ठीक है, और क्या डाला, बीटा मरकैप्टोएथेनॉल डाला। तो इनकी प्रेजेंस में एक फोल्डेड प्रोटीन क्या हो गई, अनफोल्डेड हो गई। जब ये सारे एंजाइम्स रिमूव कर दिए जाते हैं, लाइक यूरिया हो गया एंड बीटा मरकैप्टोएथेनॉल हो गया, जब इन एंजाइम को रिमूव कर दिया जाता है तो प्रोटीन वापस से अपना क्या कर लेती है, वापस से रीफोल्डिंग में आ जाती है। ठीक है, अपनी प्रॉपर जो फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाती है। तो देखिए क्रिश्चियन एनफिंसन ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने कहां से लिया, राइबोन्यूक्लियस ए का क्या देखा इन्होंने, रीफोल्डिंग एक्सपेरिमेंट देखा इन्होंने राइबोन्यूक्लियस ए के ऊपर। तो एनफिंसन ने क्या किया, 1960 के अंदर एनफिंसन ने रीफोल्डिंग देखी किसकी, प्रोटीन की, राइबोन्यूक्लियस ए प्रोटीन की क्या देखी इन्होंने, एनफिंसन ने रीफोल्डिंग देखी। एनफिंसन ने 1960 में क्या देखा, एनफिंसन ने 1960 के अंदर रीफोल्डिंग देखी किसकी, राइबोन्यूक्लियस ओ प्रोटीन, राइबोन्यूक्लियस ए प्रोटीन की क्या देखी, रीफोल्डिंग एक्सपेरिमेंट किया, रीफोल्डिंग ऑफ राइबोन्यूक्लियस ए प्रोटीन। राइबोन्यूक्लियस ए प्रोटीन की क्या की इन्होंने, रीफोल्डिंग थी। मतलब कि पहले से राइबोन्यूक्लियस ए जो इन्होंने आइसोलेट किया था, इन्होंने आइसोलेट कहाँ से किया था, ये बोवाइन सीरम से किया था। ठीक है, रीफोल्डिंग देखी राइबोन्यूक्लियस ए की, तो ये आइसोलेट किया था बोवाइन पेनक्रियाज से, बोवाइन पेनिक्रियाज से। ये जो राइबोन्यूक्लियस ए है इसको कहाँ से आइसोलेट किया था इन्होंने, राइबोन्यूक्लियस ए है ना, राइबोन्यूक्लियस ए को इन्होंने कहां से आइसोलेट किया था, आइसोलेट किया था कहां से, बोवाइन पेनक्रिया से। ठीक है, बोवाइन पेनक्रिया से इन्होंने आइसोलेट किया,
बोवाइन पेनक्रियाज से राइबोन्यूक्लियस ए को आइसोलेट किया तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, इसका राइबोन्यूक्लियस ए का मॉलिक्यूलर मास है 13,700 डाल्टन। ठीक है, 13,700 डाल्टन क्या है इसका मॉलिक्यूलर मास है। बोवाइन पेनक्रियाज से इसको आइसोलेट किया गया तो इसके पास में क्या होता है, ये जो राइबोन्यूक्लियस ए होता है यह 124 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं इनके पास में और 4 डाइसल्फाइड लिंक होते हैं। ठीक है, राइबोन्यूक्लियस ए के पास में क्या होते हैं 124 अमाइनो एसिड रेजिड्यू। ठीक है, अमाइनो एसिड रेजिड्यू आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाते हैं। तो 124 जो अमाइनो एसिड रेजिड्यू हैं ये आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, राइबोन्यूक्लियस ए बनाएंगे। राइबोन्यूक्लियस ए के पास में कितने होते हैं 124 अमाइनो एसिड और 4 क्या होते हैं इसके पास में डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं 4। ठीक है, 4 डाइसल्फाइड क्या होते हैं इसके पास में बॉन्ड होते हैं। तो देखिए हमने क्या देखा था कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है इसका फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट के अंदर होता है। ठीक है, रिड्यूस एनवायरनमेंट में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन जब हम क्या करेंगे यहाँ पर बीटा मरकैप्टो एथेनॉल डाल देंगे। बीटा मरकैप्टो एथेनॉल का काम क्या होता है, बीटा मरकैप्टो एथेनॉल जो है वो ये क्या प्रोवाइड करता है, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो जब रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा तो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट जाएंगे। जब डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट जाएंगे राइबोन्यूक्लियस ए के पास में तो प्रोटीन कैसी हो जाएगी, डीनेचर हो जाएगी। तो देखिए इन्होंने क्या देखा कि जो प्रोटीन है राइबोन्यूक्लियस ए की रीफोल्डिंग देखिए, इसके पास में 124 अमाइनो एसिड है और क्या है 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका 13,700 डाल्टन। तो इन्होंने क्या किया, यूरिया की प्रेजेंस में और बीटा मरकैप्टो एथेनॉल की प्रेजेंस में क्या देखा, इस राइबोन्यूक्लियस ए की रीफोल्डिंग का फंक्शन परफॉर्म किया। ठीक है, यूरिया क्या है, एक डीनेचुरेंट है। ठीक है, डीनेचुरेंट क्यों कह रहे हैं, ये क्या करेगा, एक प्रोटीन को डीनेचर कर देता है। बीटा मरकैप्टो एथेनॉल क्या है, एक रिडक्टेंट है जो कि क्या देता है, रिड्यूस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। बीटा मरकैप्टो एथेनॉल क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है गाइस, रिड्यूसिंग एजेंट जो कि क्या करता है, रिड्यूस्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। रिड्यूस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो यूरिया की प्रेजेंस में और बीटा मरकैप्टो एथेनॉल की प्रेजेंस में जो राइबोन्यूक्लियस है यह डीनेचर हो जाएगा और इसके डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो देखिए यह क्या है, जैसे कि राइबोन्यूक्लियस ए है। ठीक है, ये प्रॉपर फोल्डेड राइबोन्यूक्लियस ए है, लेकिन जब इसको क्या दिया जाएगा, यूरिया दिया जाएगा। ठीक है, यूरिया की प्रेजेंस में और बीटा मरकैप्टो एथेनॉल की प्रेजेंस में यूरिया और रिड्यूसिंग एजेंट जब दोनों दिए जाएंगे इसको, यूरिया और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की प्रेजेंस में क्या हो जाएगी, ये प्रोटीन क्या हो जाएगी, डीनेचर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अब ये डीनेचर प्रोटीन हो गई पूरी की पूरी। जैसा इसका फंक्शनल प्रोटीन थी वैसी नहीं रही, अब ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी क्योंकि क्या हो गई है, डीनेचर हो गई है। ठीक है, डीनेचर हो गई है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, प्रोटीन का रीनेचर कैसे करेंगे, वापस से प्रोटीन की फंक्शनल फॉर्म में कैसे लाया जाएगा। यदि यहाँ से क्या कर दिया जाए, दो कंडीशन बनेंगी। यदि क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए दोनों को। ठीक है, रिमूव कर दिया जाए किसको, रिमूव कर दिया जाए किसको, यूरिया को एंड बीटा मरकैप्टो एथेनॉल को। ठीक है, यदि जब दोनों को रिमूव कर दिया जाएगा तो प्रोटीन अपनी नेटिव फॉर्म से क्या मतलब होता है, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो प्रोटीन किसके अंदर आ जाएगी, अपनी नेटिव फॉर्म में आ जाएगी, नेटिव प्रोटीन हो जाएगी, क्योंकि इसमें से हमने रिड्यूसिंग डीनेचरिंग एजेंट यूरिया और बीटा मरकैप्टो एथेनॉल दोनों को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। यूरिया एंड बीटा मरकैप्टो एथेनॉल को रिमूव कर दिया, देन प्रोटीन किस में आ जाएगी, अपनी नेटिव फॉर्म में आ जाएगी। और यदि इस क्या कर दिया जाए, यदि यहाँ से कोई एक चीज को रिमूव किया जाए, जैसे कि ऑक्सीडेशन कर दिया जाए प्रेजेंस ऑफ यूरिया की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगी, ये स्क्रैम्बल्ड राइबोन्यूक्लियस। मतलब कि यदि हम प्रॉपर तरीके से इसको क्या कर दें, दोनों को रिमूव कर दें तो प्रोटीन अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर दें, जो यूरिया की प्रेजेंस में जो प्रोटीन है इसके क्या कर दिया जाए, ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगी, स्क्रैम्बल्ड राइबोन्यूक्लियस। मतलब कि स्क्रैम्बल्ड राइबोन्यूक्लियस का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड या प्रॉपर लिंकेज होगी प्रोटीन की, वो कैसी नहीं होगी, नेटिव फॉर्म में नहीं होगी, अदर किसी दूसरे से क्या हो जाएगी, लिंकेज हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर प्रोटीन है वो यहाँ पर ऐसी नहीं रहेगी, इसलिए हम क्या कहेंगे, स्क्रैम्बल्ड प्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, स्क्रैम्बल्ड प्रोटीन। स्क्रैम्बल्ड प्रोटीन से हमारा क्या मतलब है कि यदि हम यहाँ पर क्या कर दें, जैसे कि सल्फाइड्रल बॉन्ड है, इनके बीच में किसका होता है, सल्फाइड्रल बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट के अंदर यदि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है इनका क्या कर दिया जाए, ऑक्सीडेशन कर दिया जाए। ऑक्सीडेशन जो 4 लिंक है डाइसल्फाइड के, उनका ब्रेकडाउन कर दिया जाए, ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, तो कहीं अदर जगह से क्या हो जाएंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोटीन के अंदर। जो यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड थे वहां पर ये नहीं रहेंगे,
तो ऐसी जो नई तरह की प्रोटीन बन जाएगी यहाँ पर क्या हो जाएगी, उसे कहेंगे हम स्क्रैम्बल्ड प्रोटीन कहेंगे, ठीक है, स्क्रैम्बल्ड प्रोटीन कहेंगे इसे। तो देखिए अमाइनो एसिड और जो सीक्वेंस है प्रोटीन का, इसके पास में नेटिव कन्फर्मेशन होता है, ठीक है, लेकिन यदि ये सही है तो प्रोटीन फाइंड करेगी राइट कन्फर्मेशन एंड सिंपली क्या हो जाएगी, 3D फॉर्म में आ जाएगी। बाद में क्या होगा, फोल्डिंग जो है वो प्रोटीन की क्या नहीं है, केमिकल रिएक्शन नहीं है, जबकि फोल्डिंग क्या है, कंप्लीटेड की जाएगी, ऑल प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है प्रोटीन। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मॉडल फोल्डिंग किसके थ्रू इनिशिएट की जाती है, स्पॉन्टेनियस कोलैप्स होता है, ठीक है। अनफोल्डेड प्रोटीन जैसे कि हमने क्या है, ये अनफोल्डेड प्रोटीन है, कोई अनफोल्डेड प्रोटीन जैसे ही क्या होगी, आपस में एक दूसरे से एग्रीगेट होती हैं, कहीं ना कहीं से ये क्या कर लेती है, एक दूसरे के साथ में केमिकल बॉन्ड बना लेती हैं, केमिकल बॉन्ड बना लेती हैं, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना लेती है। अनफोल्डेड प्रोटीन एक दूसरे के साथ में जब पार्शियली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाती है तो इसे क्या कहा जाता है, मोल्टन ग्लोब्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मोल्टन ग्लोब्यूल। और मोल्टन ग्लोब्यूल बाद में क्या होता है, फोल्डेड प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, फोल्डेड प्रोटीन के अंदर। तो देखिए जैसे ही अनफोल्डेड प्रोटीन है ये डायरेक्टली फोल्डेड प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, बल्कि पहले अनफोल्डेड प्रोटीन क्या होगी, एक मिडिल स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें कुछ बॉन्ड बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, मोल्टन ग्लोब्यूल कहेंगे, मोल्टन ग्लोब्यूल कहेंगे। इसके बाद में क्या होती है, प्रोटीन क्या करती है, परफेक्ट तरीके से जब फोल्ड हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे हम, एक फोल्डेड प्रोटीन कहा जाता है, इसे क्या कहेंगे, फोल्डेड प्रोटीन कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती है नॉन पोलर अमीनो एसिड के बीच में, तो कोलैप्स स्टेट होती है जहाँ पर अचानक एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, मोल्टन ग्लोब्यूल कहते हैं, मोल्टन ग्लोब्यूल कहते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये मोल्टन ग्लोब्यूल है, यहाँ पर क्या है, ये दोनों ही स्टेट से क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन होती है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर डीनेचर प्रोटीन होती है, यहाँ पर प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन होती है। तो डीनेचर और फोल्डेड के बीच में एक स्टेज आती है, उसे हम क्या कहते हैं, मोल्टन ग्लोब्यूल कहा जाता है। तो मोल्टन ग्लोब्यूल क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है नेटिव प्रोटीन की, जहाँ पर क्या होता है, कॉम्पैक्ट नहीं होती है, प्रॉपर कॉम्पैक्ट नहीं होता है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे किसको, मॉलिक्यूलर चैपेरोन के बारे में। तो प्रोटीन की फोल्डिंग का जो एक्सपेरिमेंट था रॉबिन एंड स्पिंसन ने किया, ठीक है, 1960 में राइबो न्यूक्लियस ए प्रोटीन की क्या देखी इन्होंने, रीफोल्डिंग देखी। राइबो न्यूक्लियस ए को कहाँ से आइसोलेट किया, बोवाइन पेनक्रिया से, जो कि 13,700 डाल्टन का था। तो इसमें 124 अमाइनो एसिड और 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड थे, ठीक है। राइबो न्यूक्लियस ए फोल्डेड प्रोटीन था, इसको डीनेचर किया किसकी हेल्प में, यूरिया एक डीनेचरिंग एजेंट है, और बीटा मर्केप्टो एथेनॉल रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि प्रोटीन के डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है। जब डाइसल्फाइड बॉन्ड और यूरिया ब्रेक हो जाएंगे तो प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी, लेकिन वापस से इस प्रोटीन का हमें रीनेचुरेशन करना है। तो यदि इन दोनों को रिमूव कर दिया जाए, यूरिया और बीटा मर्केप्टो एथेनॉल दोनों को रिमूव कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगी, प्रोटीन अपनी नेटिव फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन हम स्क्रैम्बल्ड प्रोटीन भी बनती है। स्क्रैम्बल्ड प्रोटीन किस कंडीशन में बनती है, स्क्रैम्बल्ड प्रोटीन बनेगी जब क्या है, ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये कहीं अदर जाकर के लिंक हो जाए, प्रोटीन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड जो हुई दूसरी जगह पर जाकर के लिंक हो जाए, तो वे क्या बनाएंगे, स्क्रैम्बल्ड प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब ये जो क्या है, डीनेचर प्रोटीन है, डीनेचर प्रोटीन क्या है, बहुत ही जल्दी एक दूसरे के साथ में एग्रीगेट हो जाती है, ठीक है। एग्रीगेट होंगी तो एक मिडिल स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, मोल्टन ग्लोब्यूल कहा जाता है। मोल्टन जो ग्लोब्यूल है ये बाद में क्या हो जाता है, प्रॉपर तरीके से प्रोटीन फोल्डिंग हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, फोल्डेड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर चैपेरोन कौन कौन से। तो देखिए आपके अंदर ये जो बुक है यहाँ पर क्या है, 2 मॉलिक्यूलर चैपेरोन के बारे में पढ़ेंगे, HSP60 एंड HSP70। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मॉलिक्यूलर चैपेरोन। तो देखिए मॉलिक्यूलर चैपेरोन की हमें किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, मॉलिक्यूलर चैपेरोन क्या करते हैं, इनकरेक्ट जो प्रोटीन है उनकी क्या कर सकें, फोल्डिंग कर सकें, प्रॉपर फोल्डिंग कर सकें, एग्रीगेशन ना हो प्रोटीन का, ठीक है। डीनेचर प्रोटीन है वो वापस क्या हो जाए, रीनेचर हो जाए प्रॉपर, क्योंकि हमें 3D फंक्शन परफॉर्म करना है प्रोटीन का, 3D कन्फर्मेशन के अंदर प्रोटीन की फोल्डिंग करनी है ताकि वो अपना क्या कर सके, फंक्शन परफॉर्म कर सके एक प्रोटीन, ठीक है। तो देखिए मॉलिक्यूलर चैपेरोन की हम बात करें तो जो मॉलिक्यूलर चैपेरोन है ये क्या करते हैं, प्रोटीन की फोल्डिंग करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर चैपेरोन की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम, मॉलिक्यूलर चैपेरोन, ठीक है, मॉलिक्यूलर चैपेरोन। मॉलिक्यूलर चैपेरोन की हमें कहाँ रिक्वायरमेंट होती है, मॉलिक्यूलर चैपेरोन की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, फॉर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, फॉर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, फोल्डिंग के लिए हमें फॉर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए मॉलिक्यूलर चैपेरोन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये फोल्डिंग किस टाइप की प्रोटीन करते हैं, इनकम्प्लीटली फोल्डेड या अनफोल्डेड जो प्रोटीन है वहां पर क्या की जाती है, उसकी फोल्डिंग की जाती है। फोल्डिंग के लिए प्रोटीन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मॉलिक्यूलर चैपेरोन की रिक्वायरमेंट होती है। ये चैपेरोन क्या करते हैं, अनफोल्डेड प्रोटीन, अनफोल्डेड
अनफोल्डेड प्रोटीन या फिर इनकरेक्ट प्रोटीन। इनकरेक्ट प्रोटीन को किस में किया जाता है? फोल्ड की जाती है, फोल्डेड की जाती है थ्रू दी बोलो किसके थ्रू? थ्रू दी मॉलिक्यूलर चैपरोन। ठीक है, थ्रू दी चैपरोन। ठीक है, चैपरोन की हेल्प से क्या किया जाता है? प्रोटीन का मॉलिक्यूलर चैपरोन की हेल्प से अनफोल्डेड या इनकरेक्ट प्रोटीन का क्या किया जाएगा? फोल्डिंग की जाती है, फोल्डिंग की जाएगी। यहाँ पर क्या किया जाता है? प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है, प्रिवेंट दी एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एग्रीगेशन को क्या किया जाएगा? ताकि गुच्छा ना बनाए, प्रोटीन एक जगह ऐसे इकट्ठी हो जाएंगी तो अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेंगी। तो इसके लिए क्या होता है? इसके एग्रीगेशन को रोका जाता है, करेक्ट फोल्डिंग की जाती है, इनकरेक्ट फोल्डिंग को क्या किया जाएगा? प्रिवेंट किया जाएगा। तो इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मॉलिक्यूलर चैपरोन की रिक्वायरमेंट होती है। मॉलिक्यूलर जो चैपरोन है इसके अंदर है हीट्स ऑफ प्रोटीन। एचएसपी जो प्रोटीन है, हीट्स ऑफ प्रोटीन, ये क्या करती है? मॉलिक्यूलर चैपरोन है। इनको किसके बेस पर? इनको इनके मॉलिक्यूलर वेट के बेस पर क्लासिफाई किया गया है। एचएसपी 60 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 40 हो गया, ठीक है, 100 हो गया। ये मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन को क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। तो जो प्रोटीन की फोल्डिंग में पार्टिसिपेट करती है एचएसपी फैमिली, उसके अंदर आपकी कौन कौन सी दी गई है? एचएसपी 60 और एचएसपी 70। दो जो प्रोटीन की फैमिली है, चैपरोन की फैमिली है, ये क्या है? पार्टिसिपेट करती है किसके अंदर? प्रोटीन की फोल्डिंग के अंदर। तो सबसे हम पहले किसकी बात करेंगे? एचएसपी 70 फैमिली की। एचएसपी 70 फैमिली की हम बात करेंगे पहले। तो हम एचएसपी 70 फैमिली के अंदर देखेंगे इसके अंदर किस किस प्रोटीन को, एचएसपी के मेंबर्स को कहाँ कहाँ किस किस को क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। तो हम क्या करेंगे? एचएसपी 70 को देखिए। एचएसपी जो 70 फैमिली है इसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है? एक तो एचएसपी 70, ठीक है, एचएसपी 70, एचएसपी 40 हो गया, एचएससी 70 और जीआरपी। ठीक है, ये क्या है? इसके अंदर प्रेजेंट है। एचएसपी 70 जो फैमिली है इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है? एचएसपी 70, एचएसपी 40, एचएससी 70 और ग्रुप ई। ठीक है, इन सभी को क्या किया गया है? एचएसपी 70 फोल्डर के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ये जो एचएसपी 70 फैमिली के मेंबर होते हैं, इनका काम क्या होता है? ये प्रोटीन के साथ में कब बाइंड होते हैं, ये याद रखना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही क्या हुआ? राइबोसोम से, जैसे ये क्या है? एमआरएनए है, यहाँ पर ये राइबोसोम बाइंड हो गया है। राइबोसोम बाइंड हो गया है, यहाँ पर क्या हो रही है? प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। तो जैसे ही प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होगी राइबोसोम के साथ में, तो वहां पर ये एचएसपी 70 के मेंबर आकर के क्या हो जाते हैं? बाइंड हो जाते हैं। ये एचएसपी 70 के मेंबर क्या हो जाएंगे? ये हो गए प्रोटीन हो गई, ये प्रोटीन हो गई और ये एचएसपी 70 फैमिली के मेंबर हो गए। ठीक है, ये आकर के क्या हो जाते हैं? प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाएंगे। ये हो गया आपका राइबोसोम। तो ये बाइंड क्यों हो रहे हैं? ताकि जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है ये क्या नहीं हो? इनकरेक्ट, इसकी फोल्डिंग ना हो जाए, अनफोल्डेड ना हो जाए, एग्रीगेशन ना हो जाए। इसको प्रिवेंट करने के लिए एचएसपी 70 के मेंबर जैसे ही प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होगी वहीं आकर के इसको पकड़ लेते हैं। तो देखिए बाइंडिंग जो है वो 7 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड बिफोर द प्रोटीन लीव द राइबोसोम। प्रोटीन के राइबोसोम के निकलने से पहले ही 7 अमाइनो हाइड्रोफोबिक जो अमाइनो एसिड है प्रोटीन के, वहां पर जाकर के एचएसपी जो प्रोटीन है ये क्या हो जाती है? बाइंड हो जाती हैं। एचएसपी जो है वो इसको दो रीजन के अंदर क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। एक तो ये बाइंड होता है एंड देन क्या करता है? हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट कर देता है। सेकंड क्या होता है? हाइड्रोफोबिक सेगमेंट के साथ में बाइंड होगा। तो देखिए इसके पास में जो एचएसपी 70 है इसके पास में दो फंक्शनल रीजन होते हैं। फर्स्ट क्या हो गया? एटीपी की क्या करेगा? हाइड्रोलाइसिस करेगा। मतलब कि इसको फंक्शन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एटीपी की हाइड्रोलाइसिस करेगा जैसे ही ये बाइंड होगा। ठीक है, एंड सेकंड क्या है? ये क्या होता है किसके साथ में? ये जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड या फिर क्या होता है? अनफोल्डेड रीजन होता है प्रोटीन का, उसके साथ क्या हो जाता है? बाइंड हो जाता है। ठीक है, एक तो बाइंड होगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा। सेकंड क्या होता है? हाइड्रोफोबिक जो सेगमेंट होते हैं अनफोल्डेड चेन का, वहां पर बाइंड हो जाता है। ठीक है, कहां पर बाइंड होगा? हाइड्रोफोबिक सेगमेंट के साथ में, हाइड्रोफोबिक सेगमेंट ऑफ अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, हाइड्रोफोबिक सेगमेंट के साथ में बाइंड होगा अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड। तो हम अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन किसे कह रहे हैं? ये जो प्रोटीन जैसे ही राइबोसोम से सिंथेसिस होगी इसके पास में क्या होगा? 7 अमाइनो एसिड का क्या होगा? हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस होगा। जैसे ही ये प्रोटीन सिंथेसिस होगी इसके साथ में ये क्या हो जाएगा? एचएसपी का हो जाएंगे मेंबर, इसके बाइंड हो जाएंगे। एचएसपी 70 और इसके जो मेंबर है एचएसपी 70 से 40, एचएससी
70 ये क्या हो जाएंगे, इसके साथ में लिंक हो जाएंगे। ये जैसे ही लिंक हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, प्रोटीन के अंदर जैसे ही बाइंड होंगे पहले क्या करेंगे, एटीपी की हाइड्रोलाइसिस, एटीपी मतलब कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इनको। देन क्या करेंगे, हाइड्रोफोबिक जो सेगमेंट है अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन का वहां पर बाइंड हो जाएंगे ये। अब इनका काम क्या है, पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है, बाइंडिंग डोमेन होता है, उसके साथ में क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं HSP70 को इंड्यूस किया जाएगा हीट शॉक के द्वारा। जबकि देखिए इसके बाद में जो HSP70 है, HSP70 क्या होता है, सेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस, मतलब कि इसको कोई क्या नहीं दिया जाता, इंडक्शन नहीं दिया जाए कि भाई तुम जग जाओ सो जाओ, ये अपना काम लगातार करते रहते हैं, इनको किसी के इंडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती या फिर इनको किसी के बुलावे की जरूरत नहीं होती है। किसको, HSP70 भाई साहब को। ये लगातार अपना काम करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं ऑलवेज। कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेशन का मतलब है कि इनको बिना किसी इंडक्शन के या फिर रिप्रेस नहीं किया जाता है, ये सेल के अंदर लगातार क्या होते रहते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। तो ये जो HSP70 होते हैं ये क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिवली क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, या फिर ऑलवेज ऑन रहते हैं, या फिर क्या होते हैं, ये ऑलवेज ऑन रहते हैं। जबकि जो HSP70 होते हैं, जबकि HSP70 को क्या किया जाता है, जैसे ही स्ट्रेस कंडीशन होती है हीट शॉक के थ्रू क्या किया जाता है, इनको एक्टिवेट किया जाता है, हीट शॉक दिया जाता है, जैसे कि वो दिया जाता है ना मेंटल जो होते हैं उनको हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है, वैसे इनको क्या दिया जाएगा, हीट शॉक दिया जाता है HSP70 को। देन क्या किया जाता है, इनको इंड्यूस्ड किया जाता है, एक्टिव किया जाता है। जबकि HSP70 क्या होते हैं, ये सेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूटिवली क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, रिप्रेस नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें साइटोसोलिक, ये जो HSP70 है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोसोलिक HSP70 मिस फोल्डिंग को रोकता है एंड मेंटेन करके रखता है अनफोल्डेड कंडीशन के अंदर। तो HSP70 का काम क्या है, मिस फोल्डिंग, मतलब कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, इसका क्या प्रिवेंट करता है मिस फोल्डिंग मतलब कि गलत तरीके से फोल्ड ना हो जाए, मिस फोल्डिंग, एंड मेंटेन करता है, प्रोटीन को मेंटेन करता है किसके अंदर, इन अनफोल्डेड कंडीशन, के अंदर क्या किया जाता है, प्रोटीन को मेंटेन किया जाता है, प्रोटीन की मिस फोल्डिंग, गलत तरीके से फोल्डिंग ना हो जाए उसको क्या किया जाता है, रोका जाता है, मिस फोल्डिंग को रोका जाता है प्रोटीन की को, ठीक है, मिस फोल्डिंग को रोका जाएगा। और प्रोटीन का कहाँ से ट्रांसलेशन किया जाता है, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया ER के पास में ट्रांसलेशन किया जाता है। देखिए HSP70 को प्रोकैरियोट के अंदर क्या कहा जाएगा, DNA K कहा जाएगा, और HSP40 को क्या कहा जाएगा, इकोलाई में HSP जो 70 है इसको क्या कहा जाएगा, DNA K, HSP40 को क्या कहा जाएगा, DNA J। ये काम किए जाएंगे प्रोकैरियोट के अंदर। ये जो चैपेरॉन होते हैं ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों के अंदर क्या होते हैं गाइस, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दोनों के अंदर पाए जाएंगे। एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो ये रेगुलेट की जाती है HSP40 के थ्रू। तो हाइड्रोलाइसिस के लिए एटीपी के लिए किसके द्वारा की जाती है, हाइड्रोलाइसिस जो है वो ATP टू ADP किसके थ्रू की जाएगी, HSP40 के थ्रू की जाती है। तो HSP जो 40 है, हमने कह रहे हैं ना कि ATP की हाइड्रोलाइसिस की जाती है, देन बाइंड होगा, तो ATP की हाइड्रोलाइसिस की जाएगी बाय HSP40, ATP हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म की जाएगी बाय HSP40 के थ्रू क्या की जाएगी, ATP की हाइड्रोलाइसिस की जाएगी। देन HSP70 क्या होगा, प्रोटीन के साथ जाकर के बाइंड हो जाएगा, और बाइंड हो जाएगा तो मिस फोल्डिंग को मेंटेन करके रखेगा अनफोल्डेड कंडीशन के अंदर। तो देखिए मॉलिक्यूलर चैपेरॉन की HSP70 फैमिली है। 70 के अंदर कौन कौन से मेंबर हैं, 70 हो गया, 40 हो गया, HSC70 हो गया, ग्रुप E हो गया। ये HSC70 जो होता है ये लगातार सेल के अंदर क्या होता है, एक्सप्रेस रहता है। HSP70 को प्रोकैरियोट में DNA K, HSP40 को DNA J कहा जाता है। तो हमने देखा कि इसका काम क्या है, मिसफोल्डिंग और मेंटेन करके रखता है, अनफोल्डेड कंडीशन में प्रोटीन को मेंटेन करके रखता है। इसका जब ये बाइंड होता है प्रोटीन के साथ में तो दो फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट ये क्या करेगा, ATP की हाइड्रोलाइसिस करेगा और प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाएगा, जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, ठीक है, बाइंड हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा, और इसके बाद में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस किसके थ्रू की जाएगी, ATP की HSP40 के थ्रू। देन क्या किया जाएगा, हाइड्रोफोबिक जो सेगमेंट होंगे अनफोल्डेड प्रोटीन के, उसके साथ जाकर के कौन बाइंड हो जाएगा, HSP70 वहां जाकर के क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया HSP किसका, 70 फैमिली का फंक्शन हमने देख लिया। इसके बाद हम किसका देखेंगे, HSP60 का। हमने देखा ना
कि जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस हुई, ठीक है, सिंथेसिस होने के बाद ही जस्ट क्या हो जाते हैं, HSP70 के मेंबर बाइंड हो जाते हैं, जबकि HSP60 के जो मेंबर हैं ये क्या होते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल। अब आपसे पूछे कि इसमें से को ट्रांसलेशनल बाइंडिंग कौन से चैपेरोन की होती है, तो यहाँ पर जो HSP70 होता है बाइंड होगा प्रोटीन के साथ में, बाइंड होगा प्रोटीन के साथ में विद को ट्रांसलेशन, मतलब कि ट्रांसलेशन हो रहा है उसके साथ ही क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं विद को ट्रांसलेशनली, ठीक है। जबकि पोस्ट ट्रांसलेशन कंप्लीट प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है तब वहां कौन बाइंड होते हैं, HSP60 फैमिली के जो मेंबर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए HSP60 का हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे HSP60 के अंदर क्या काम है ना। HSP60 जो है वो ये क्या काम करती है, पोस्ट ट्रांसलेशनल। पोस्ट ट्रांसलेशन से हमारा क्या मतलब है कि कंप्लीट जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी तब क्या होता है, HSP60 प्रोटीन के साथ जाकर के बाइंड हो जाता है। तो हम देखेंगे ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। HSP जो 60 के मेंबर हैं इनको क्या कहा जाता है, चैपेरोनिन कहा जाता है, ठीक है। HSP60, HSP क्या है, हीट्स ऑफ प्रोटीन है। HSP60 इसको क्या कहा जाता है, चैपेरोनिन कहा जाता है, चैपेरोनिन कहा जाता है, ठीक है। HSP60 को ग्रोइयल कहा जाता है, ग्रोइयल कहा जाता है। कहाँ पर, इकोलाई के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर। तो देखिए HSP जो 60 है ये किसके साथ में बाइंड होता है, जो नेटिव प्रोटीन है, मतलब जैसे ही राइबोसोम से क्या हुई है, राइबोसोम से प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है, वह इसके साथ में यह बाइंड नहीं होता है नेटिव प्रोटीन के साथ में, नॉट बाइंड विद नेटिव प्रोटीन, ठीक है, नेट बाइंड विद नेटिव प्रोटीन। नेटिव जो प्रोटीन जैसे ही निकलती है उसके साथ में बाइंड नहीं होता है, बल्कि ये किसके साथ में बाइंड होगा, नेटिव प्रोटीन के साथ में यह बाइंड नहीं होता है, बल्कि बाइंड होता है किसके साथ में बाइंड होगा, ये बाइंड होता है मिसफोल्डेड अनफोल्डेड प्रोटीन के साथ में क्या होता है, जाकर के बाइंड होता है विद अनफोल्डेड, पार्शली फोल्डेड या फिर इनकरेक्टर फोल्डेड प्रोटीन के साथ में। HSP60 किसके साथ बाइंड होगा, अनफोल्डेड, मिसफोल्डेड एंड इनकरेक्ट फोल्ड प्रोटीन के साथ में, ठीक है। करेक्ट फोल्डेड प्रोटीन, मिसफोल्डेड, इनफोल्डेड, मिसफोल्डेड, अनफोल्डेड और इनकरेक्ट जो फोल्डेड प्रोटीन है उसके साथ जाकर के क्या होता है, बाइंड होता है। HSP60 क्या है, ये एक चेंबर होता है, इसके पास में क्या होता है, HSP60 और HSP10 होता है। HSP क्या होता है, 10 होता है। HSP जो 60 होता है इसके पास में दो सब यूनिट से मिलकर के बनाता है, लेकिन इस टाइप का क्या होता है, एक चेंबर होता है, इस टाइप का क्या होता है, ये चेंबर होता है। यहाँ पर ये दो सब यूनिट होती है इसकी। तो ये कितने का होता है, HSP60 जो है वो यह 14 सब यूनिट का होता है, जो कि 7 रिंग से मिलकर के बना होता है। ये क्या है, HSP जो 60 है इसके पास में 14 सब यूनिट होती हैं, 14 सब यूनिट होती हैं। ये HSP10 क्या बनाता है, लिड बनाता है, ढक्कन की तरह काम करता है। तो इसका काम क्या होता है, इसको, ठीक है, प्रोटीन की फोल्डिंग की जाती है, किसके थ्रू, ATP का यूज किया जाता है, फोल्डिंग की जाती है विद ATP का यूज किया जाएगा प्रोटीन का फोल्डिंग करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि ये हो गया HSP प्रोटीन का ढक्कन, ठीक है, ये क्या हो गया, HSP का चैम्बर हो गया, HSP चैम्बर हो गया। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, जैसे ही क्या होगी, अनफोल्डेड प्रोटीन इसके अंदर आएगी। तो अनफोल्डेड जब प्रोटीन क्या होगी, इसके पास में आएगी, तो इसको ट्रांसफर किया जाएगा कहाँ पर, HSP चैम्बर के अंदर, ठीक है। जैसे ही चैम्बर के अंदर प्रोटीन को क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, ये प्रोटीन अंदर आ गए, देन क्या किया जाएगा, ATP के यूज के थ्रू ATP आएगी, ठीक है। ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी का सोर्स है ये, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्या है, एनर्जी का सोर्स है। तो ये ATP के यूज से क्या किया जाता है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ढक्कन क्या हो जाएगा, इसका बंद हो जाएगा, ढक्कन ये बंद हो जाएगा, प्रोटीन आ गई, ये क्या हो गया, HSP10 आ गया, ये ढक्कन का यू बंद हो जाएगा, ATP किसमें हो जाएगी, एनर्जी का यूज किया जाएगा, देन ADP रिलीज हो जाएगी, और क्या किया जाएगा, फोल्डेड प्रोटीन को बाहर क्या कर दिया जाएगा, सिंथेसाइज कर दिया जाएगा, ढक्कन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और फोल्डेड प्रोटीन कहाँ लगेगी गाइस, बाहर आ जाएगी। फोल्डेड प्रोटीन आ गई आपकी यहाँ, ढक्कन क्या हो गया, ये ढक्कन हो गया, ठीक है। फोल्डेड प्रोटीन क्या हो गई, बाहर आ गई। तो क्या किया जाता है, ये जो HSP होता है, चैपेरोन होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, चैपेरोनिन कहा जाता है। HSP10 ढक्कन का काम करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, को चैपेरोन कहा जाता है। को चैपेरोन होता है, चैपेरोन के साथ में होता है। HSP60 जो है 14 सब यूनिट होती है, जिनमें से 2 रिंग बनाती हैं। 2 रिंग क्या होती है इसके पास में,
हेप्टामर, हेप्टामर मतलब कि 7 सब यूनिट से हमारे पास में ये दोनों क्या बनती हैं, इसका फॉर्मेशन होता है। इसका ढक्कन किसके द्वारा किया जाएगा, चेस्पिटाइन के द्वारा। अनफोल्डेड प्रोटीन को इस लिड के अंदर या ढक्कन को ओपन करके क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाएगा। देन एटीपी का यूज करके प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एक प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो चैपेरोनिन 2 टाइप के होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। चैपेरोनिन कितने टाइप के होते हैं आपके, 2 टाइप के होते हैं। चैपेरोनिन होते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। यहाँ तक कोई दिक्कत आपका, ये क्या हो गया, फोल्डेड प्रोटीन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे, अमाइलॉइड की बात करेंगे। तो देखिए अमाइलॉइड के अंदर क्या होता है, प्रोटीन जब फोल्ड नहीं होती है, प्रोटीन फोल्ड नहीं होती है तो प्रोटीन क्या हो जाती है, एग्रीगेट हो जाती है। ये प्रोटीन का एग्रीगेशन क्या है, हमने बोला ना कि प्रोटीन की फोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब एग्रीगेट हो जाएगी प्रोटीन तो वहां पर क्या हो जाएगा, डिपोजिशन होता जाएगा, वह क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन नहीं होगी। जब इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है तो इसके कारण क्या हो जाती है, अमाइलॉइड बन जाते हैं। ठीक है, जब ये डिपोजिशन के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, बीटा सीट होती है। प्रोटीन की डिपोजिशन में बीटा सीट होती है, बहुत सारा प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाएगा। रेजिस्टेंस होती है ब्रेकडाउन के लिए, रेजिस्टेंस होती है तो इसके कारण क्या हो जाती है, अल्जाइमर डिजीज हो जाती है। जो भूलने की बीमारी होती है अल्जाइमर डिजीज हो जाती है। प्रोटीन के डिपोजिशन के कारण क्या हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 2 क्या हो जाती है, डायबिटीज होती है। तो अमाइलॉइड की हम बात करने, टॉपिक दे रखा है अमाइलॉइड। अमाइलॉइड क्या है, ये प्रोटीन के डिपोजिशन के कारण होता है। ठीक है, डिपोजिशन हो जाता है बीटा सीट का, जो कि इन सॉल्युबल होती है एंड रेजिस्टेंस होती है। ब्रेकडाउन के लिए क्या होती है, इनसॉल्युबल एंड ब्रेकडाउन के लिए क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। डिपोजिशन ऑफ बीटा सीट प्रोटीन, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ बीटा सीट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, बीटा सीट का क्या हो जाएगा, डिपोजिशन होगा। ये क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस होती है किसके लिए, फॉर ब्रेकडाउन, टूटती नहीं है, रेजिस्टेंस होती है ब्रेकडाउन के लिए। क्या होती है, क्या होती है, ये इनसॉल्युबल होती है, सॉल्युबल नहीं होती है, इनसॉल्युबल होती है, तो इसका ब्रेकडाउन नहीं होता। तो इसके कारण क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है, अल्जाइमर डिजीज हो जाती है, स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथीज एंड क्या हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। इसके कारण क्या हो जाती है, अल्जाइमर डिजीज हो जाती है। अल्जाइमर डिजीज जाएगी, अल्जाइमर डिजीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज ये किसके कारण हो जाएगी, ये अमाइलॉइड। अमाइलॉइड क्या होते हैं, बीटा सीट जो प्रोटीन होती है बहुत ज्यादा डिपोजिट होती जाती है, इकट्ठी होती जाती है, उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है। देन क्या होती है, ब्रेकडाउन के लिए रेजिस्टेंस हो जाती है, उसको तोड़ नहीं पाते हैं, ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है, इनसॉल्युबल होती है। ठीक है, तो इसके कारण कौन कौन सी डिजीज रहेंगी, अल्जाइमर डिजीज रहती है। इसे हम क्या कहेंगे, स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथस कहेंगे। क्या हो जाएगी, टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी। ये क्या है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, जिनके कारण क्या हो जाती है, ह्यूमन की जो मतलब कि जो कंडीशन है वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसके कारण क्या हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है। तो ये किसके कारण होते हैं, अमाइलॉइड डिजीज के कारण होते हैं। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।